नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ जो अपने पास राजस्थान जीके के ओल्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके आगामी जो पीटीटी की परीक्षा होगी दोस्तों 16 सितंबर को, उसके लिए। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन है दोस्तों जो अपने राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, प्लस जो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से उन्हें भी करवाऊंगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से ये वीडियो आपको कवर करवाने वाला हूँ, तो सभी ध्यान से वीडियो को देखिएगा दोस्तों। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है दोस्तों, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। तो यहाँ पर जो अपने राजस्थान में युद्ध संग्रहालय है दोस्तों, ये जैसलमेर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, युद्ध संग्रहालय का पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो आप बताओगे जैसलमेर में। इसकी स्थापना 2015 अगस्त में की गई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित हैं। जो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान है, ये अपने पास जोधपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं कि युद्ध संग्रहालय कहाँ है, जैसलमेर में है, और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। तो ये जो पृथ्वीराज विजय हैं, ये ग्रंथ का नाम है दोस्तों पृथ्वीराज विजय। ठीक है, इसके जो लेखक है दोस्तों वो जयानक भट्ट हैं। तो ध्यान रखिएगा, जयानक भट्ट पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है इसके लेखक हैं। पृथ्वीराज विजय जो ग्रंथ है दोस्तों, इसमें अपने पास जो अजमेर के चौहान आते हैं उन्हीं का ही इतिहास दिया गया है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है। जो भारतीय प्राचीन लिपि माला है, इसकी जो रचना की थी दोस्तों, वो अपने राजस्थान के जो इतिहासकार हैं दोस्तों गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने की थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो आप बताओगे गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इनको शॉर्ट रूप में ऐसे भी लिखा जाता है दोस्तों, GH ओझा। ठीक है, तो ये अब बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से इनसे क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इनका जो संबंध है दोस्तों राजस्थान के सिरोही जिले से है। ठीक है, सिरोही जिले से इनका संबंध है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी दोस्तों, राजपुताने का इतिहास। तो इस पुस्तक का नाम भी आप याद रखिएगा, राजपुताने का इतिहास। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामों में पूछा हुआ है। तो राजपुताने का इतिहास और भारतीय प्राचीन लिपि माला के जो लेखक हैं वो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं, जिनका संबंध राजस्थान के सिरोही जिले से है। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, पद्मावत के रचनाकार हैं। जो पद्मावत ग्रंथ हैं इसके रचनाकार कौन है, मैंने आपको पिछले लेक्चरों में भी कंप्लीट करवाया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, 6 नंबर का क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है। जो कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा पद्मनाभ। जो पद्मनाभ हैं ये कानड़देव प्रबंध के जो ग्रंथ हैं इसके रचयिता हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, वंश भास्कर के रचयिता हैं। जो कानड़देव प्रबंध है दोस्तों, इसमें दोस्तों अपने पास जो जालौर के चौहान है इनका वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों घुमा फिरा के कि यहाँ पर जो जालौर के चौहानों का वर्णन मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है, तो आप बताओगे कानड़देव प्रबंध जो ग्रंथ है इसमें मिलता है, जिसके रचयिता कौन है, पद्मनाभ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है अगला, वंश भास्कर के रचयिता कौन है। जो वंश भास्कर पुस्तक हैं इसके जो रचयिता हैं वो दोस्तों अपने राजस्थान के जो सूर्यमल मिश्रण जी हैं ये हैं। ठीक है, तो सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के रचयिता हैं। इनका संबंध दोस्तों बूंदी रियासत से था दोस्तों उस समय। ठीक है, बूंदी जिले से संबंधित थे। जो बूंदी के महाराव थे दोस्तों राम सिंह धित्ते। ठीक है, इन्हीं के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप, जो वंश भास्कर जो पुस्तक है इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण, और इनका संबंध बूंदी जिले से है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इनकी एक और प्रसिद्ध रचना है दोस्तों जिसका क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, वीर सतसई। जो वीर सतसई के जो रचनाकार हैं वो भी अपने पास सूर्यमल मिश्रण है। जो वीर सतसई की रचना की थी इन्होंने, ये 1857 की क्रांति के समय की थी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार थे।
तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे दोस्तों? चंद्रबरदाई। ठीक है, जो चंद्रबरदाई थे दोस्तों, ये अपने पास पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ हैं इसके रचनाकार हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बारे में और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट बताता हूँ मैं आपको। जो अपने पास पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसमें तराइन के युद्ध का वर्णन मिलता है। जो तराइन के 2 युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था तराइन के युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में होता है, जबकि इसके 1 साल बाद अपने पास 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। ठीक है, तो उन्हीं का जो वर्णन है उस युद्ध का वो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में। जो चंद्रबरदाई है दोस्तों, ये अपने पास जो पृथ्वीराज चौहान आते हैं तृतीय, इन्हीं के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इन्होंने ही इस ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, वीर सतसई के लेखक हैं। अभी बताया मैंने आपको, वीर सतसई के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। इनका संबंध बूंदी जिले से है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? भीम डूंगरी और जो गणेश डूंगरी हैं ये अपने राजस्थान की जो बेराट सभ्यता है जयपुर में, इसी से संबंधित हैं। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है मित्रों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? यानी कि जो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं अपने राजस्थान में, ये कौन सी सभ्यता से होते हैं ये आपको बताना है। तो आप बताओगे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको साथ के साथ कवर करवा देता हूँ। जो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी दोस्तों, वो अमलानंद घोष ने की थी, जिन्हें शॉर्ट रूप में लिखा जाता है ए घोष। ठीक है, अमलानंद घोष, इन्होंने ही इसकी खोज की थी लगभग 1951-52 ईस्वी में। ठीक है, एग्जाम में जनरली 1952 दिया जाता है। ठीक है, तो 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने जो अपने पास कालीबंगा सभ्यताएं इसकी खोज की थी। जो कालीबंगा सभ्यताएं दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि यहाँ से अपने को जो प्राचीनतम जो जुते हुए खेतों के प्रमाण मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आया आपके एग्जाम में? क्वेश्चन ऐसे आया दोस्तों कि जुते हुए खेत का जो प्राचीनतम प्रमाण मिलता है वो कौन सी सभ्यता से मिलता है? तो आप बताओगे कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट मैंने आपको पिछले जो भूगोल वाला वीडियो करवाया था राजस्थान का, उसमें बताया था, जो अंतर प्रवाह वाली नदियाँ बताई थी मैंने, उसमें आपको जो घग्गर नदी के बारे में बताया था। तो ये जो सभ्यता विकसित हुई थी ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, जिसे मर्त नदी भी बोला जाता है दोस्तों घग्गर को, ये मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आता है अपने पास, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यताएं दोस्तों ये सीकर से प्राप्त हुई है, नीम के थाना जो टीला है दोस्तों, नीम का थाना यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो जो नीम का थाना है ये सीकर में है, यहीं पर अपने पास जो प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष हैं ये प्राप्त होते हैं। मैंने आपको भूगोल वाले विषय में बताया था दोस्तों, जो अपने पास कातली नदी है दोस्तों, अंतप्रवाह वाली नदी, उसी के किनारे अपने पास जो गणेश्वर सभ्यता है ये विकसित हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, बीजक पहाड़ी स्थित हैं। जो बीजक की पहाड़ी स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ये विराटनगर में स्थित हैं। विराटनगर को वर्तमान में, विराटनगर का जो अन्य नाम है वो है बेराट। ठीक है, बेराट को ही विराटनगर कहा जाता था प्राचीन समय में। तो ये जयपुर में स्थित है अपने पास। तो ध्यान रखिएगा बीजक की पहाड़ी विराटनगर या बेराट में स्थित पहाड़ी है, जो कि जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो यानी कि कौन सी प्राचीन सभ्यता है जिसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? तो आप याद रखना, आड़ जो सभ्यता है अपने पास उदयपुर जिले में, इसे ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? तो जो गणेश्वर स्थल है ये अपने पास सीकर में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो गणेश्वर सभ्यता है वो कहाँ है? सीकर में। क्वेश्चन नंबर 16 है मित्रों, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है। तो जो अपने पास कालीबंगा सभ्यता है इसे प्रकाश में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो अभी बताया मैंने आपको, अमलानंद घोष को दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही 1952 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और जो उत्खनन किया था दोस्तों उसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन किया था ये बीवी लाल, ध्यान रखिएगा,
बीवी लाल और बीके थापर, बीके थापर ने किया था। बीके थापर, बीवी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था, जबकि खोज की थी अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो बौद्ध धर्म से संबंधित दोस्तों जो भी अवशेष मिले हैं वो अपने जयपुर में मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा बेराट। जो बेराट सभ्यता है दोस्तों, यहीं पर अपने को बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं, जो कि कहाँ है? जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है मित्रों, कालीबंगा का शाब्दिक तात्पर्य है। कालीबंगा का जो शाब्दिक तात्पर्य है वह है दोस्तों काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी में विकसित हुआ? तो अभी बताया मैंने आपको, घग्गर नदी के जो किनारे जो प्राचीन सभ्यता स्थल विकसित हुआ है अपने राजस्थान का, वो कालीबंगा हुआ है। ठीक है, तो कालीबंगा इसमें सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे ऑब्जेक्टिव इसलिए नहीं लाया हूँ, ऑब्जेक्टिव लाता तो काफ़ी समय आपका व्यतीत हो जाता है इस वीडियो में, तो आपका समय बचाने के लिए मैं इन्हें वन लाइनर के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको कोई परेशानी आ जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं ये इन्हें पंचमार्क या आयत मुद्राएं कहा जाता है। तो पंचमार्क क्या हो जाएंगे? भारत के जो प्राचीन चांदी के सिक्के दोस्तों, उन्हें ही लगभग ये जनरली जो चांदी के सिक्के होते थे दोस्तों, पंचमार्क या आयत सिक्के, तो जो प्राचीनतम सिक्के हैं इन्हें पंचमार्क या आयत मुद्राएं कहा जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, सीवी जनपद बसा था। जो सीवी जनपद बसा था ये मध्यमिका में बसा था। प्राचीन काल में दोस्तों अपने पास जो मध्यमिका, इसी का अन्य नाम मिलता है अपने को। आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो पुरातात्विक स्थल है उसी में पढ़ा होगा नगरी। नगरी का संबंध कहाँ से है? चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, एक होता है नगर, प्राचीन सभ्यता में दो चीज़ें आती हैं, एक तो नगर आता है, एक नगरी आती है। नगरी का संबंध तो है अपने चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, जबकि नगर है ये टोंक में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मध्यमिका थी दोस्तों, ये सीवी जनपद की राजधानी थी प्राचीन समय में, जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन शहर जिसका जांगल नाम था, यानी कौन सा शहर है जिसका नाम जांगल था? ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जांगल प्रदेश के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? बीकानेर शहर को। तो बीकानेर को प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23वां, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। तो जो गुज्जर प्रतिहार वंश थे दोस्तों, इसका अंतिम शासक था यशपाल। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, यशपाल गुज्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था अपने राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो यहाँ पर जो एक चीज़ और निकल के आ जाती है कि जो राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक थे वो हरिश्चंद्र थे, तो इसकी जो राजधानी थी वो मंडोर थी। ठीक है, मंडोर अपने जोधपुर में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और आता है दोस्तों जनरल एग्जाम में कि जो मंडोर के जो मंदिर हैं वो किन की अनुदेन है? तो आप बताओगे गुज्जर प्रतिहारों की। इन्होंने ही यहाँ पर मंडोर में मंदिरों का निर्माण करवाया था प्राचीन समय में। क्वेश्चन नंबर 25 है अपने पास, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? जो नागभट्ट प्रथम है दोस्तों, ये अपने पास गुज्जर प्रतिहारी शासक हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार वंश से। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 26, चीनी यात्री जिसने बीनमाल की यात्रा की थी। तो बीनमाल की यात्रा किसने की थी? हेनसांग ने की थी। जो हेनसांग है चीनी यात्री, इसी ने ही बीनमाल की यात्रा की थी। इंडिया जीके के संबंध में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि हेनसांग किसके समय पर भारत आया था? तो हेनसांग ने किसके समय पर भारत की यात्रा की थी दोस्तों? तो आप बताओगे हर्षवर्धन, जो वर्धन वंश का शासक है हर्षवर्धन, इसी के समय अपने पास हेनसांग भारत आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के समय हेनसांग अपने भारत में यात्रा के लिए आता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, और दोस्तों हेनसांग ने जो बीनमाल है इसका नाम बताया था दोस्तों, ध्यान रखना, पीलो मोलो। इसका आगे क्वेश्चन आएगा आपके, पीलो मोलो, इसे मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, राजस्थान में
प्रतिहारों की सबसे प्राचीन व महत्वपूर्ण शाखा थी। जो राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण शाखा थी वो थी मंडोर। ठीक है, मंडोर शाखा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। चीनी यात्री हेनसांग जिसका अन्य नाम है दोस्तों युआंग चांग। ठीक है, युआंग चांग ये चीनी था तो ऐसा ही नाम है इसका। तो हेनसांग को युआंग चांग भी कहते हैं, तो दोनों नाम एक ही हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन युआंग चांग से भी पूछ सकता है और हेनसांग से भी पूछ सकता है। ने गुजरों की राजधानी का नाम बताया है, तो ये बताएं दोस्तों पीलो मोलो। पीनो मोलो इसने बीन माल को ही कहा है। बीन माल अपने जालौर में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? जो शाहबाज खां था दोस्तों, इसको अकबर ने भेजा था दोस्तों महाराणा प्रताप पर अटैक करने के लिए। तो कितनी बार भेजा था टोटल? तो आप बताओगे 4 बार। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 30। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो जो महाराणा सांगा है दोस्तों, इन्होंने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। जो खातौली का युद्ध है दोस्तों, इसी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य ये युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया जाता है। ठीक है। जो खातौली का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था, डेट याद रखिएगा इसकी, मार्च 1517 ईस्वी में हुआ था। तो 1517 ईस्वी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको जो पिछला वीडियो कंप्लीट करवाया था इंडिया जीके से संबंधित, उसमें बताया था मैंने आपको बताया था कि जो खानवा का युद्ध होता है वो बाबर और राणा सांगा के मध्य होता है, जिसमें बाबर की विजय हो जाती थी दोस्तों। और कब होता था? 1527 ईस्वी में। लगभग इसकी जो डेट थी वो थी दोस्तों खानवा के युद्ध की 17 मार्च 1527। ठीक है। तो ये किन किन के मध्य होता है खानवा का युद्ध? ये होता है बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है। तो इसमें सांगा की हार हो जाती थी। और जो खानवा का मैदान है ये अपने जो राजस्थान का जो जिला है भरतपुर, वहाँ पर स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है आपको याद रखना है कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में हराया था। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। आगे समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 है मित्रों। प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। तो यानी कि जो महाराणा प्रताप हैं इनकी सेना का जो सेनापति था दोस्तों प्रधान, वो था दोस्तों हाकिम का। तो नाम याद रखिएगा, हाकिम का महाराणा प्रताप की सेना का पठान सेना नायक था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर गलत आंसर यहाँ पर टाइप हो गए हैं। जो खमनोर का युद्ध कहा है हल्दी घाटी का, वो दोस्तों अबुल फजल ने कहा है। नाम याद रखिएगा आप, अबुल फजल, जिनका संबंध अपने राजस्थान से ही है दोस्तों, नागौर जिले से। तो अबुल फजल ने जो हल्दी घाटी का युद्ध है इसे खमनोर का युद्ध कहा है। जबकि अपने पास जो कर्नल जेम्स टोड हैं दोस्तों, इन्होंने हल्दी घाटी युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा था। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। जबकि जो खमनोर का युद्ध है ये अपने पास अबुल फजल ने कहा था। तो इसमें थोड़ा गलती हो गई है टाइपिंग में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 33। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? तो इसका क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है पिछले लेक्चर में। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। ठीक है, 1303 ईस्वी में किया था, जहाँ पर अपने को क्या देखने को मिला था? चित्तौड़ का प्रथम शाखा देखने को मिला था। जो अपने पास रतन सिंह थे दोस्तों, इन्हीं की जो पत्नी थी पद्मिनी, उसी को पाने की चाह में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मित्रों क्वेश्चन नंबर 34। खातौली का युद्ध हुआ था, तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन पहले कैसे पूछा था? राणा सांगा वो इब्राहिम लोदी के मध्य, यानी कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में हराया था? तो आपने बताया था खातौली का युद्ध। तो यहाँ पर पूछ लिया है, ऐसे गया है कि खातौली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? तो आप बताओगे राणा सांगा वो इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35।
क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, अभिनव भट्टाचार्य उपाधि थी, जो अभिनव भट्टाचार्य की जो उपाधि थी वो किसकी उपाधि थी? महाराणा कुंभा की थी। ठीक है, महाराणा कुंभा की। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन है दोस्तों जो राजस्थान के कोई ना कोई से एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध हुआ था। तो अभी बताया मैंने आपके खानवा के युद्ध के बारे में। ये 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की हार हो जाती है दोस्तों और बाबर जीत जाता है। इसके जीतने का कारण था दोस्तों इसका तोपखाना। ठीक है, और मैंने आपको बताया था इंडियन हिस्ट्री वाला वो जो टॉपिक करवाया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग अपने भारत में कब किया था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन आता है अपने पास वो क्या आता है, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था। जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों ये जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। इसकी व्याख्या देखिए दोस्तों आप, जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था दोस्तों ये अपने पास शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुआ था। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में कंप्लीट करवा दिया था पूरा टॉपिक। ठीक है, तो शेरशाह सूरी वर्सेज किसके मध्य होता है? राव मालदेव। ठीक है, तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध होता है, जिसमें राव मालदेव की हार हो जाती है दोस्तों और शेरशाह सूरी की विजय हो जाती है। और यहाँ पर एक कथन कहता है दोस्तों शेरशाह सूरी, उस कथन को याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। शेरशाह सूरी ने क्या कहा था दोस्तों कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, तो ऐसा कथन शेरशाह सूरी ने इस युद्ध के बाद कहा था, क्योंकि शेरशाह सूरी इस युद्ध में दोस्तों हार के कगार पर ही था, परंतु कुछ गलतियों के कारण यहाँ पर राव मालदेव हार जाता है दोस्तों। राव मालदेव क्या करता था, इस युद्ध में आधी सेना को लेकर चला जाता था। फिर उसके बाद इसके जो सेनापति थे दोस्तों, सेना नायक थे जेता और कूपा, इनका नाम भी ध्यान रख लीजिएगा आप, जेता और कूपा, ये दोनों ही अकेले पूरी जो आधी सेना रहती है उसके साथ युद्ध करते हैं, जिसमें जेता और कूपा दोनों शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा गिरी सुमेल का युद्ध इंपॉर्टेंट है, जनवरी 1544 में हुआ था, शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी किसमें विजय होती है और विजय के बाद ये कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, और जो राव मालदेव थे दोस्तों, इनके जो सेना नायक थे जेता और कुपा, वो इस युद्ध में शहीद हो जाते। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, किस राजपूत शासक के मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। तो किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध दोस्तों निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वह था दोस्तों अपने पास मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे वो थे। ठीक है, तो मारवाड़ का जो राव चंद्रसेन था इसी ने दोस्तों जीवन भर मुगलों से यानी कि अकबर से संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, अकबर की अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वे थे दोस्तों अपने मारवाड़ के जो राव चंद्रसेन थे इन्होंने। ठीक है, तो राव चंद्रसेन जो हैं दोस्तों इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी दोस्तों, यानी कि बाबर की अधीनता, अरे बाबर कहाँ से आयु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38, किस राजपूत शासक ने, यहाँ पर की जगह नहीं आएगा दोस्तों, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो वे थे दोस्तों जोधपुर, या फिर आप कह सकते हो मारवाड़ के राव चंद्रसेन। ठीक है, मारवाड़ को जोधपुर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो मारवाड़ रियासत के जो राव चंद्रसेन थे दोस्तों, इन्होंने अपने पास जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यानी कि अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और जीवन भर संघर्ष किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, मारवाड़ का प्रताप नाम से प्रसिद्ध था
तो जो मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है दोस्तों, वो रावचंद्र सेन को ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, ये क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है। कैसे करता है, अभी अपन ने पढ़ा कि रावचंद्र सेन ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी प्रकार अपने पास मेवाड़ रियासत में महाराणा प्रताप ऐसे शासक हुए जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं, तो इन्हें संज्ञा दी गई है दोस्तों मारवाड़ का प्रताप की, किनको, रावचंद्र सेन को। ठीक है, तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, क्वेश्चन नंबर 40, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा द्वारा कब की गई। तो राव जोधा द्वारा जो जोधपुर शहर बसाया गया था दोस्तों, ये 1459 ईस्वी में बसाया गया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी। तो जो कवि बांधव के नाम से जाना जाता था दोस्तों, वो विग्रहराज चतुर्थ को जाना जाता था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ कौन थे दोस्तों, इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ। विग्रहराज चतुर्थ का अन्य नाम मिलता है अपने को विसल देव। विसल देव विसल देव विग्रहराज चतुर्थ का ये अन्य नाम है। ठीक है, विसल देव चौहान। अब इन्हें कवि बांधव की उपाधि क्यों दी गई है भाई, क्योंकि अपने पास जो विग्रहराज चतुर्थ थे दोस्तों, ये विद्वानों का आश्रय दाता था। ठीक है, ये अपने दरबार में विद्वानों को रखता था, इसलिए इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी गई है। इसके अलावा दोस्तों ये खुद कवि भी थे, तो इन्होंने एक नाटक लिखा था दोस्तों, उस नाटक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या नाट्य था दोस्तों, नाटक नहीं, नाट्य बोलेंगे अपन, हरिकेली नाट्य। ठीक है, हरिकेली नाट्य जो रचा था वो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आया आपके एग्जाम में, क्या हरिकेली नाट्य की रचना किसने की थी। तो आप बताओगे विग्रहराज चतुर्थ या विसल देव चौहान ने। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वीराज तरते और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए। तो मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में पूरा। पृथ्वीराज तरते यानी कि पृथ्वीराज चौहान तरते और मोहम्मद गोरी के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तरते की विजय होती है, जबकि मोहम्मद गोरी की हार होती है। सेकंड टाइम में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज तरते की हार हो जाती है और मोहम्मद गोरी की विजय हो जाती है। जो कि सेकंड युद्ध हुआ था तराइन का, वो हुआ था जस्ट 1 साल बाद 1192 ईस्वी में। ठीक है, और अभी पढ़ा है अपन ने कि अपने पास जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी, चंद्रबरदाय ने की थी। चंद्रबरदाय कौन थे, पृथ्वीराज चौहान तरते के दरबारी थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री भी यही थे। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, किसी समूह की खगोलीय वेधशालाओं का, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो क्वेश्चन कैसे आया है आपके एग्जाम में, वह है किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वारा कराया गया। तो यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों, जो अपने पास जयपुर के महाराजा जय सिंह है दोस्तों, इनके द्वारा वेधशालाओं का निर्माण कराया गया था। वेधशाला मतलब जंतर मंतर का, तो उसी के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, जो महाराजा जय सिंह है, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था अपने भारत में अलग अलग स्थानों पर। तो पहले जो करवाया था वो जयपुर में करवाया था। ठीक है, तो इनके नाम एक साथ ही बता देता हूँ मैं आपको। दिल्ली में वेधशालाएँ दोस्तों, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। तो ये 5 नाम आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस, इन जगह पर दोस्तों अपने पास जो महाराजा जय सिंह है, इन्होंने वेधशालाओं का निर्माण यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। इनमें जो सबसे बड़ी और जो प्रमुख वेधशालाएँ दोस्तों, वो जयपुर की जंतर मंतर वेधशालाएँ। ठीक है, जिसे दोस्तों 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जयपुर जो जंतर मंतर है वेधशालाएँ यानी कि इसको यूनेस्को ने क्या किया था, 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो ये 5 वेधशालाएँ को आपके नाम याद रखने हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में और बनारस में। और इनका निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जय सिंह ने। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 44 है, सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा जो ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना की थी, वो कौन थे। तो जो रामरासा ग्रंथ है दोस्तों, इसकी रचना श्री कृष्ण भट्ट
कवि कलानिधि ने की थी। ठीक है, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने की थी रामरासा ग्रंथ की। और ये किसके दरबारी थे? सवाई जय सिंह के। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, महाराजा स्कूल जो कि कहाँ स्थित है? जयपुर में, की स्थापना कब हुई? जो महाराजा स्कूल की स्थापना हुई है ये 1844 ईस्वी में हुई है। क्वेश्चन सेम ऐसे कैसे पूछा हुआ है एग्जाम में कि महाराजा स्कूल की स्थापना कब हुई है, जबकि दोस्तों वर्तमान में अपन जो जानते हैं महाराजा कॉलेज ये वही है दोस्तों। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराजा कॉलेज की स्थापना कब हुई, तब भी आप क्या बताओगे? 1844 ईस्वी में हुई थी। और महाराजा स्कूल के बारे में पूछ ले तब भी आप क्या बताओगे? 1844 ईस्वी में हुई थी। इस समय दोस्तों जो जयपुर के शासक थे वो कौन थे? अपने पास जो सवाई राम सिंह जो आते हैं अपने पास, राम सिंह द्वितीय, महाराजा राम सिंह द्वितीय, इन्हीं के समय पर इसकी स्थापना हुई थी। महाराजा जो राम सिंह द्वितीय है दोस्तों, इनके बारे में आपने 2-3 फैक्ट पढ़ रखे होंगे। एक तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि इन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उसमें क्या किया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है। सेकंड जो फैक्ट आता है, इन्होंने जयपुर को जो गुलाबी रंग है, इसलिए अपन गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं जयपुर को, तो जो जयपुर का गुलाबी रंग करवाया था ये अपने पास राम सिंह द्वितीय ने ही करवाया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो महाराजा स्कूल या महाराजा कॉलेज की स्थापना हुई थी 1844 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है मित्रों क्वेश्चन नंबर 46, आमेर के राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो जो आमेर का राजा था दोस्तों, राजा बारमल, ये ऐसा पहला शासक था दोस्तों जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो यही चीज़ पूछी गई है कि राजा बारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? तो ये की थी दोस्तों 1562 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, हवा महल का निर्माण कब वो किसने करवाया था? तो हवा महल है अपने जयपुर में 5 मंजिला, इसका निर्माण दोस्तों 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, चित्तौड़ का द्वितीय शाखा मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ था? प्रथम शाखा के मैंने बारे में आपको बता रखा है। जो मेवाड़ के शासक आते हैं रतन सिंह, उन्हीं के समय हुआ था। किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था 1303 ईस्वी में। जबकि अपने पास यहाँ पर जो पूछा गया है वो द्वितीय शाखा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि द्वितीय शाखा मेवाड़ के किस शासक के समय हुआ था? तो आप बताओगे महाराणा विक्रमादित्य के समय हुआ था 1535 ईस्वी में। जो महाराणा विक्रमादित्य इन्हीं के समय पर अपने को चित्तौड़ में द्वितीय शाखा देखने को मिलता है। और इस समय दोस्तों जो आक्रमण किया था दोस्तों, जो आक्रांता था वो दोस्तों गुजरात का जो शासक आता है अपने पास बहादुर शाह, इसका आक्रमण हुआ था। ठीक है, बहादुर शाह का। और इसी शाखे के समय दोस्तों अपने पास जो बहादुर शाह मेवाड़ पर आक्रमण करता है, तब जो यहाँ पर आड़ी रानी थी दोस्तों कर्मावती, नाम याद रखिए कर्मावती, इसने क्या किया था दोस्तों? हुमायूं जो इस समय शासक था उसे सहायता मांगी थी दोस्तों राखी भेजकर, परंतु हुमायूं नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जनरली कि किसने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी? तो आप बताओगे आड़ी रानी कर्मावती ने। ठीक है, तो कर्मावती ने यहाँ पर जोर किया था दोस्तों द्वितीय शाखा में। क्वेश्चन नंबर 39, चित्तौड़ का तृतीय शाखा किस शासक के समय हुआ था? तो जो चित्तौड़ का तृतीय शाखा हुआ था दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में शासक पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो चित्तौड़ का शाखा हुआ था ये 1567 ईस्वी में जो महाराणा उदय सिंह है दोस्तों, उदय सिंह इन्हीं के समय पर हुआ था। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह के समय चित्तौड़ का तृतीय शाखा होता है। तो आपके 3 शाखा कंप्लीट हो गए। प्रथम शाखा कब हुआ? एक बार रिपीट कर देता हूँ, 1303 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, सेकंड शाखा कब हुआ था भाई? सेकंड शाखा हुआ था दोस्तों 1535 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? गुजरात के शासक बहादुर शाह ने। ठीक है, थर्ड शाखा कब हुआ भाई? थर्ड शाखा होता है अपने पास 1567 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया? अकबर ने आक्रमण किया। शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। ठीक है,
50वां क्वेश्चन है, कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो कालीबंगा संग्रहालय अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपके ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों अपने पास, जो राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके जो इतिहास आता है अपने पास, राजस्थान का इतिहास, उसी से संबंधित हैं। राजस्थान के भूगोल से संबंधित मैंने ऑलरेडी मैराथन क्लास डाल दी है दोस्तों, जिन लोगों ने वो नहीं देखी ज़रूर देखेगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। और साथ के साथ मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन कवर भी करवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्ट्री भी हो जाती है। अब एक टॉपिक बच जाता है आपके पास आर्ट कल्चर वाला, उसका वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों जो भी मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।